नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के महाराजगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कहा कि 4 जून पास आ रहा है। मोदी के लिए INDI वालों की गालियां और बद्दुआ की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बद्दुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। लोकसभा चुनाव के वक्त तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सभी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी PM मोदी पर अपनी भड़ास निकाली है। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे, जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दे। सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते? बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए छोड़िए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। का बेहतर माहौल है। आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा भी है। पहले कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को सरकार का कंपनसेशन, किसी को आपदा का राहत का पैसा, किसी को आगजनी का पैसा, किसी को बाढ़ राहत का पैसा, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको किसी इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एक क्लिक हम लोग लखनऊ में करते हैं, अगले क्षण पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको इधर उधर तक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सोचिए
12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था। बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछा है और कहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो ये कहते थे कि मैं 3 कमरे के घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा। लेकिन अब यही अरविंद केजरीवाल अपने सांसदों से मिलने के लिए जो है उनके पास वक्त नहीं है। दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था, तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। आप जारी कर दीजिए उस दिन का, और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे, नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे, वो अंदर कैसे पहुंची इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई। वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। अब आइए साहब, उसमें नेक्स्ट 5th पॉइंट, विभव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है, और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था, मगर वो भी सामने नहीं आया। और फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार यही बयान दे रहे हैं कि जनता का प्यार नरेंद्र मोदी को मिल रहा है और आने वाले दिनों में जो है एक बार फिर से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। के लिए सब्सिडी, अपना पक्का मकान है, प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, सभी को रहने के लिए, खाने के लिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है और आज तक मिल रहा है, 5 साल तक और मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वालों को व्यापार में डाउन न, इसलिए 10,000 रुपया दिया, फिर 20,000 रुपया दिया, वापस करते तो 50,000। तो ये आत्मनिर्भर बनाने का भी काम आदरणीय मोदी जी करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है, इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और कमल खिलाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, छठे चरण का मतदान के लिए तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री जी आज पूर्वी क्षेत्र में तमाम रैलियां कर रहे हैं और जनसभा संबोधित कर रहे हैं, कैसे देखते
देखिए, आदरणीय मोदी जी को लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और उनके लिए जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ती है और ईवीएम पर कमल के बटन को दबा दबा के आशीर्वाद देती है। इसलिए मैं पूर्ण बहुमत के साथ एक तरफा उत्तर प्रदेश में सीट जीतेंगे 80 का 80। आने वाला 4 जून को आप देखेंगे सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो उम्मीद जताई है कि दक्षिण कश्मीर में भी 70 से 80% जो है वो मतदान जो है वो हो। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में जब मीटिंग थी तो उसी में कहा था कि मैं तवक्का करता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में 60 to 70% वोटिंग हो जाए और मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं कि अब साउथ कश्मीर में बिलखा खुसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना है। वरना ये 5-10% पे ना तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी पार्टी का इतना वोट था, और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोट ही नहीं दिया है तो मांगें किस मुंह से। तो ज्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फर्ज समझता है कि उसे अपने फर्ज को निभाना हो। आजाद ने कल इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आजाद। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण जो हैं वो हो चुके हैं और अब 2 चरण बाकी हैं, 6ठा और 7वां चरण। और ऐसे में अब नेता जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि 5 चरण जो है वो हमारे पक्ष में ही होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए ने 5 चरण में शानदार प्रदर्शन किया है। 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और 6ठे चरण में छक्का लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। देश में स्थिरता निरंतरता चाहती है और मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में ये जो ईमानदार और दमदार सरकार चली है उसके काम को और आगे बढ़ाना चाहती है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया भर में भारत के नागरिकों की सुरक्षा और भी बढ़ी और सम्मान भी बढ़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए वहां जनसभा को संबोधित किया। 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सबके माध्यम से हजारों लोगों तक बात जानी। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में शुरू हुई है, हर वर्ग के लिए, अगर हम करें किसान सम्मान निधि की बात है, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर से नल की जल की योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं भाई जो उन्होंने अपने कालखंड में शुरू की हैं। इन योजनाओं से हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर मिला है, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान। जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज में 5वें चरण में हुई बढ़ोतरी को लेकर के अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में जहां भाजपा इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जो है वो इसको लेकर के बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भाजपा इसे धारा 370 के साथ जोड़ना चाहती है तो फिर भाजपा गलत है।
उमर साहब, पीएम मोदी ने भी बोला कि काफी टर्न आउट हुआ है, उसको आप कैसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है इसलिए सब कुछ टर्न आउट हुआ? हाँ, तो कितना ठीक है हमें पता है। शुपियां और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की, और इससे अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज्यादा रहा, तो वो क्यों रहा फिर? क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर ये गुस्सा है इसीलिए इतना वोटर टर्नआउट आ रहा है? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है तो शायद उसका गुस्सा है, इसलिए ऐसा करना। वो भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं साहब। यहाँ किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाजत है, और घुसने के बाद किसकी सुनवाई होती है? सारे फैसले जो हैं शाही फरमान की तरह जो है जारी किए जाते हैं, और लोग जो हैं परेशान हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में एक ही तरीका है अपनी आवाज बुलंद करने का, और वो है वोट, और लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में संत कबीर नगर में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राम भक्तों पर गोली चलाते थे, और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है, और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है, और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे निर्मला सीतारमण की, जो बिहार की राजधानी पटना पहुंची और वहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक बार फिर से है जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार को जंगल राज से बाहर लाने के लिए एनडीए ने कड़ी मेहनत की। मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं, सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से वो जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीस था, 20,591। और उस समय 1991 के समय में बात कर रही, बिहार का 21,282 था। मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज्यादा बढ़ा। इसीलिए 2002 तक जब हम पहुंचे, बिहार का पर कैपिटा इनकम वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 1991 में जो था,
उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचा। फिर पोस्ट 2002 के बाद में बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के 5.6% के अनुसार वो 14,000 जहां गिरावट हुई 14,209 से उठ करके 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। मेहनत के कारण और जंगल राज को मिटाने के बाद, थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद ये था। मगर इसी 5% का ग्रोथ अगर वो कालखंड में अगर 1980 से 91 से लेकर के 2002 तक वही 5% के अनुसार हम कैलकुलेट भी करें, बिहार का 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,313 तक पहुंच गया होगा 2019। देश में इस वक्त आरक्षण को लेकर के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई नेता जो है वो मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करती है, तो वहीं भाजपा जो है इसको लेकर विपक्ष पर हमला बोलती है। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने एसटी, एससी और ओबीसी को के आरक्षण को छीन कर मुस्लिम समुदाय को देने का आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पर लगाते हुए उन पर हमला बोला। ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी, झारखंड में। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोले, हम 2047 को विकसित भारत को निर्माण करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे हम। हमारी अप्रोच यही है, इसीलिए इससे ज्यादा ना बोलते हुए हाईलाइट करना चाहती हूं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के छपरा की। दरअसल बिहार के छपरा में हुए गोलीबारी को लेकर के जो है वो बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है। आरजेडी के नेता तमाम इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं इस घटना में घायल लोगों से मिलने के लिए रोहिणी आचार्य जो हैं वो पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंची और उन्होंने वहां घायल मरीजों से मुलाकात की और साथ ही सांत्वना भी दी। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जो है वो अपनी बातों को भी रखा। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया है।
चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं उड़ीसा में अमित शाह की जनसभा में। पीछे से मत आइए, पीछे से मत